हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि रसायन के अध्याय नंबर 3 के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि आपकी कैवोलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, इन तीनों समूहों के जो गुणधर्म थे उनकी आपस में हम तुलनात्मक स्टडी कर चुके हैं। कंपेरेटिव हम क्या कर चुके हैं भाई, तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक तो सिलिकेट, जो आपका सिलिका थी, आपकी जो मृतिका थी, उसका क्या महत्व है। दूसरी बात हम करेंगे जो अकार्बनिक कॉलॉइड्स हैं और कार्बनिक कॉलॉइड्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, और इसके आगे की हम बात करेंगे। ठीक है ना, आज के लेक्चर में आपका पूरा ये चैप्टर है वो लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है हमारी फर्स्ट, मृतिका खनिज का महत्व। मृतिका को और क्या बोला था आपने, सिलिका, और क्या बोला इसको, क्ले। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है भाई, इस खनिज का महत्व क्या है उसको समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला फैक्टर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, मृदा महत्व, मृदा उर्वरकता। ठीक है, तो क्या करता है भाई, ये जो आपका सिलिका है या मैं कहूं क्ले है, ये मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि ये कैसा अवयव है भाई, ये एक सक्रिय अवयव है। ठीक है, ऊपर देखो, आपको पैराग्राफ को भी एक बार पढ़ के बता देते हैं कि मृदा में मृतिका कैसा अवयव है, सक्रिय अवयव है। ये भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, मृदा में मृतिका की उपस्थिति से मृदा की उर्वरक क्षमता और मृदा की जो आपकी पोषक तत्वों की जो क्षमता है वो भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी मैं बताऊंगा कि पोषक तत्वों की मात्रा क्यों बढ़ जाती है, पौधों को अच्छी तरीके से पोषक तत्व क्यों मिलते हैं, सारी चीजें आपको एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज बताता चलूंगा। ठीक है, तो देखो जो पहला टॉपिक आ गया है वो आपका आ गया है मृदा उर्वरकता। ठीक है, देखो मृदा में मृतिका की उपस्थिति से पोषक तत्वों की प्राप्ति में वृद्धि हो जाती है। अगर मिट्टी के अंदर सिलिका की अच्छी मात्रा है, मिट्टी के अंदर अगर क्ले की अच्छी मात्रा है, तो वहां जो होगा पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो मिट्टी के अंदर जो उर्वरक क्षमता है वो भी कैसी हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पोषक तत्वों की उपलब्धता क्यों बढ़ जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो देखो मृतिका है उस पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। तो अगर इस पर ऋणावेश है तो इसके ऊपर किसका अधिशोषण होगा भाई, धनावेश का, यानी धनायनों का अधिशोषण होगा। और धनायनों का अधिशोषण होगा तो काफी सारे पोषक तत्व हैं वो जब ये धनायन यहाँ से अलग होंगे तो ये मृदा विलयन में घुल जाएंगे ये धनायन, और मृदा विलयन में ये जब धनायन घुल जाएंगे तो ये पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि अगर मृदा के अंदर सिलिका की मात्रा है, सिलिका की मात्रा भली प्रकार है, तो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, और पोषक तत्वों की मात्रा अगर बढ़ेगी तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी भी कैसी हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। आगे की बात करते हैं, जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो सिलिका के कण हैं उनका आकार बहुत कैसा होता है भाई, बारीक, बहुत महीन आकार के होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं। और ये चीज मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बता दी थी कि अगर कणों का आकार छोटा होगा, अगर कणों का आकार छोटा होगा तो उनका जो सतही क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर कणों का आकार छोटा तो सरफेस एरिया कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो सतही क्षेत्रफल इनका कैसा होता है भाई, ज्यादा होता है। और रंध्रों के आकार भी इनके कैसे होते हैं भाई, रंध्रों के आकार भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस वजह से जो है पानी उनके अंदर लंबे समय तक क्या है, रह सकता है। तो इस वजह से जल धारण क्षमता कैसी होती है, बढ़ती है। क्योंकि अगर आकार बड़ा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होगी, जब गर्मी जब आएंगी तो फटाफट आपका सारा पानी कैसा हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन रंध्रों का आकार बहुत छोटा है तो पानी उसमें लंबे समय तक क्या है, आपका बचा रहता है। तो हम कहते हैं कि अगर क्ले की मात्रा ज्यादा है, अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, अगर आपकी मृतिका की मात्रा ज्यादा है तो जल धारण क्षमता भी कैसी होगी, बढ़ेगी। तो पौधों को जल लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा। इज दैट क्लियर? आगे चलें, आगे है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, धनायन विनिमय क्षमता। इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी समझना भाई। शॉर्ट में इसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट में आप इसको बोलते हो CEC। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं चलो पूरा लिख देता हूं, कैटायन, ई से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, और कैपेसिटी, CTY। ठीक है, कैपेसिटी, CATY। ठीक है, लिख लेना इसको, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CEC, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धनायन विनिमय क्षमता। अब आपको पता है कि ऊपर क्या है भाई, आपके मृतिका के कणों पर आवेश क्या है भाई, ऋणावेश।
तो ऋणावेश होगा तो धनायनों का अधिशोषण अधिक होगा, और धनायनों का अधिशोषण अधिक होगा तो जो धनायन उन्मय की मात्रा है, जो धनायन उन्मय क्षमता है, वो भी कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है भाई, पैराग्राफ को भी पढ़ लो आप चाहो तो एक बार। देखो, मृतिका की उपस्थिति से मृदा में धनायन उन्मय क्षमता में बढ़ोतरी होती है। आगे क्या लिखा है, क्ले के कणों पर अधिशोषित आयन धनायन उन्मय द्वारा मृदा विलयन में घुलकर पौधों को प्राप्त हो जाता। समझना इस चीज को, ये ऋणावेश रहा, इसके ऊपर कौन से आयन अधिशोषित हैं, धनावेश अधिशोषित हैं। जैसे आपका K+ हो गया, Na+ हो गया, ठीक है, K+ हो गया, Na+ हो गया, इस तरीके के आपके धनायन अधिशोषित हैं। तो अब होगा क्या कि यहां से ये जो आयन है ये यहां से धनायन उन्मय द्वारा प्रतिस्थापित होकर किसके अंदर पहुंच जाएंगे, मृदा विलयन के अंदर पहुंच जाएंगे। जो मिट्टी के अंदर जो पानी है उसमें क्या है, पहुंच जाएंगे, उसमें घुल जाएंगे, मृदा विलयन में घुल जाएंगे। और घुल जाएंगे तो पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं उनको क्या है, ये प्राप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे की जड़ों को ये आयन प्राप्त हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि जब आपकी धनायन उन्मय क्षमता अधिक होगी तो जो पौधे हैं उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति भी कैसी होगी भाई, अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगला पॉइंट डिस्कस करना भाई। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो आपका अगला पॉइंट बोल रहा है कि पोषक तत्वों का अधिशोषण। अब सीधी सीधी बात है भाई, क्ले के कणों पर ऋणावेश है। देखो जो सारे गुणधर्म है ना वो एक ही बात से क्लियर हो जाएंगे। क्ले के कणों पर ऋणावेश है तो कौन से आयन आपके, कौन से पोषक तत्व आकर्षित होंगे, धनावेशित। तो इसके ऊपर जो आपके धनावेशित पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व है उनका अधिशोषण कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके कणों का आकार छोटा है तो इनका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो पोषक तत्व जो इसके ऊपर अधिशोषित होंगे उनकी मात्रा भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। पैराग्राफ भी पढ़ लो चलो एक बार। मृतिका के सूक्ष्म कण के कारण बाह्य क्षेत्रफल अधिक होता है। सीधी सीधी बात है, कणों का आकार जितना छोटा उनका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा। अब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जो आपके पोषक तत्व जो उसके ऊपर जमा हो रहे हैं, जो अधिशोषित हो रहे हैं, उनकी मात्रा भी कैसी होगी भाई, ज्यादा होगी। तो वही लिख रखा है आगे, इन कणों के ऋणावेशित होने के कारण धनायन अधिक अधिशोषित होते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। ठीक है, तो देखो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, देखो सारे आपके धनावेशित पोषक तत्व, जैसे आपका कैल्शियम 2+ हो गया, मैग्नीशियम 2+ हो गया, Na+ हो गया, अमोनियम आयन हो गया, NH4+ हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, K+ हो गया। ठीक है, ये सारे जो है ये सिलिका के ऊपर, मृतिका के ऊपर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। क्योंकि इनके ऊपर आवेश कैसा है, धनावेश। तो आपको बताओ धनावेश किससे आकर्षित होगा, ऋणावेश से आकर्षित होगा। तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं, ये जितने भी पोषक तत्व हैं किसके ऊपर भाई अधिशोषित हो जाते हैं, ये सारे अधिशोषित हो जाते हैं मृतिका के ऊपर। ठीक है, और पौधों को लंबे समय तक उपलब्ध होते रहते हैं। आगे की बात करते हैं। चलो अगला है आपका, अधिक अधिशोषित होने से पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होगी और पौधे की आवश्यकता अनुसार ये मिट्टी के विलयन में आ जाएंगे, मृदा विलयन में आ जाएंगे और पौधों को प्राप्त होते रहेंगे। तो कहने का मतलब अगर आपका मृतिका की मात्रा अच्छी है आपकी, तो पौधों को जो पोषक तत्वों की प्राप्ति है वो भी भली प्रकार से होती है, पौधों की वृद्धि अच्छी तरीके से होगी। साथ के साथ आपकी जलधारण जो क्षमता है उसमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। आगे की बात करते हैं, बंधक प्रभाव। ठीक है, बॉन्डिंग इफेक्ट। ठीक है, बंधक प्रभाव का मतलब बांध के रखना। ठीक है, बांध के कैसे रखेंगे भाई, आपने अभी पढ़ा है इससे पहले वाली, जब हमने पहले वाली क्लास ली थी तो उसमें आपने उर्णी पिंडन, विउर्णी पिंडन नाम का पढ़ा है। ठीक है ना, कि इनके कणों में उर्णी पिंडन की क्षमता होती है। उर्णी पिंडन क्या है, ये कण आपस में जुड़कर एक समुच्चय बना लेते हैं, बड़ा समुच्चय बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जो मृतिका के कण हैं उनका बंधक प्रभाव होता है, यानी वो रेत के कणों को भी बांध रखने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। क्योंकि भाई जब सारे कण आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे तो उनका जो है वो मिट्टी की जो भौतिक संरचना है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, वही बात लिख रखी है कि मृतिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं, साथ ही बालू के कणों को बांधने की क्षमता भी रखते हैं। जो रेत के पार्टिकल्स हैं, जो रेत के कण हैं, उनको भी बांधने की क्षमता रखते हैं, जिससे जो मिट्टी की भौतिक जो दशा है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। अगला देखना, अगली हमारी हेडिंग क्या आ चुकी है, अगली हेडिंग है हमारी कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स। और कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स हमने किसको बोला था, ह्यूमस को बोला था। ठीक है, मैं आपको एक बार ऊपर टेबल में और ले चलता हूं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो
यहाँ जब हमने वर्गीकरण किया था तो ये आ गया आपका कार्बनिक कॉलॉइड्स। और कार्बनिक कॉलॉइड्स आपने किसको बोला था? ह्यूमस को बोला था। ठीक है, कॉलॉइड्स को आपने, मृदा कॉलॉइड्स को दो भागों में बांटा, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अकार्बनिक को किस में बांटा? सिलिका क्ले और आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बनिक का क्या हो गया भाई? ह्यूमस हो गया। ठीक है, तो वही वाला चीज आ गया। पहला पार्टिकल्स आपने पूरा पढ़ लिया, पहला भाग। अब हम दूसरे भाग की बात करेंगे जिसमें क्या है? कार्बनिक कॉलॉइड्स। फिर इन दोनों में क्या करेंगे? अंतर करेंगे कि अकार्बनिक कॉलॉइड्स और कार्बनिक कॉलॉइड्स में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, चलो दूसरे की बात करते हैं, ह्यूमस की। नीचे आ जाते हैं फटाफट। ये रहा कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स। ठीक है, देखो जो अब आपका जो ह्यूमस है वो कैसा है भाई? गहरे काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, ह्यूमस का है गहरे काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय जटिल पदार्थ, मैं इसको कहूंगा जटिल पदार्थ है। ठीक है, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। देखो मृदा कार्बनिक कॉलॉइड्स ह्यूमस है। ठीक है, ह्यूमस गहरे भूरे रंग या काले रंग का विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, कैसा पदार्थ है ये? अक्रिस्टलीय। याद रखना, क्रिस्टलीय मत कर देना, अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जटिल पदार्थों का मिश्रण है, जो कि काफी सारे जो लिग्निन हो गया, हेमिसेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, इस तरीके के जो जटिल पदार्थ हैं उनका क्या है? ये मिश्रण है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा? ह्यूमस के कणों पर भी कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। ये चीज भी याद रखना, आपसे पॉइंट पूछ ले। ठीक है, ये पूरा ही पैराग्राफ जो है डेफिनेशन के साथ साथ काफी बातें बताता है कि जो आपका ह्यूमस है उस पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो सीधी सीधी बात हो गई भाई कि अगर इसके ऊपर ऋणावेश है, अगर कि इसके ऊपर ऋणावेश है तो इसके ऊपर किसका अधिशोषण होगा? किसका अधिशोषण होगा भाई? इसके ऊपर धनायनों का अधिशोषण होगा। सीधी सीधी बात पता चल गई हमें तो कि ऋणावेश अगर है इसके ऊपर तो धनायनों का क्या होगा? अधिशोषण होगा। ठीक है, अब यहां पर जो ऋणावेश है वो जो आपकी मृतिका थी उसकी तुलना में ज्यादा अधिक मात्रा में क्या है? ऋणावेश। तो जो धनायनों का अधिशोषण होगा वो भी कैसा होगा? अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, यही बात देखो आपको नेक्स्ट लाइन में बताइए कि ह्यूमस के कणों पर जो ऋणावेश होता है जिससे धनायन विनिमय क्षमता मृतिका खनिज से कैसी होती है? अधिक होती है। यानी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, जो सीईसी के मान है, वो मृतिका खनिज से कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्योंकि ऋणावेश प्रबल है तो प्रबल होगा तो धनायनों का अधिशोषण भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो धनायनों का अधिशोषण ज्यादा होगा तो धनायन विनिमय क्षमता भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए बात को? आगे चलते हैं। ह्यूमस का निर्माण मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखोगे इसको। क्या बोला मैंने? कि जो ह्यूमस के निर्माण में जो मुख्य तत्व आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात याद रखोगे। आगे देखो, ह्यूमस का कॉलॉइड संगठन सिलिकेट मृतिका के कण के समान ही होता है। यानी इनका जो आप संगठन देखोगे, इनका जो कॉलॉइडल संगठन देखोगे तो वो आपका सिलिका के समान ही होता है, सिलिकेट मृतिका के समान ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी कैसी होती है भाई? दो आयनिक परतें होती हैं। वहां भी आपकी दो आयनिक परत थी, नीचे वाली ऋणावेशित, ऊपर वाली धनावेशित। दो आयनिक परत होती हैं और इस तरीके की जो संरचना बनती है उसको हम मिसेल कहते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? मिसेल। जैसे आपका अंदर क्या है? आपका ऋणावेश और इसके ऊपर कौन अधिशोषित है? धनावेश। तो इस तरीके की जो संरचना होगी उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? मिसेल कहेंगे। ठीक है ना? देखो आगे, देखो आगे हम एक चीज और बोलते हैं। क्या लिख रखा है कि अंदर की परत ऋणावेशित होती है। पता है भाई अंदर की परत तो कैसी है? ऋणावेशित। आप चित्र में देख भी सकते हो। ठीक है, कि ये जो आपकी अंदर की, जो मैं दूसरे रंग से दिखाऊं, चलो दूसरे रंग से दिखाते हैं। हमारे पास और भी रंग है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये जो अंदर की परत है ये कैसी है? आपकी ऋणावेशित। ठीक है, और अगर हम बाहर की परत की बात करें तो देखो बाहर की परत भी आपको दिखा देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये अंदर की परत ऋणावेशित और ये जो बाहर की परत है, ये बाहर की परत आपको कैसी दिख रही है? धनावेशित। ठीक है, तो वही बात इसने बोल रखी है। क्या बोल रखा है? देखो कि अंदर की परत कैसी होती है भाई? ऋणावेशित, जबकि जो बाहर की परत है उस पर क्या होते हैं? धनायन अधिशोषित होते हैं। धनायनों का क्या होता है? जमाव होता है। मिसेल आयन परत पर, यानी जो मिसेल वाली परत है, जो ऊपर की आयनिक परत है, उस पर कौन है? H+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+ और NH4+। भाई सीधी सीधी बात है, अंदर वाली परत कैसी है? ऋणावेशित। तो ऊपर वाली जो भी परत होगी वो कैसी होगी? धनावेशित होगी। उस पर सारे के सारे कौन आएंगे? धनायन आएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको चित्र से भी बताया था, चित्र से भी मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि नीचे वाला आपका कैसा है। एक सेकंड रुको, नीचे वाली परत कैसी है आपकी? ऋणावेशित। तो ऊपर कौन अधिशोषित होंगे? धनावेशित, धनायन अधिशोषित होंगे। और ये धनायन कौन कौन हो सकते हैं? ये धनायन हो सकता है H+ हो सकता है, Ca2+ हो सकता है, Mg2+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, NH4+ हो सकता है, अमोनियम आयन हो सकता है। ठीक है, ये सारे आयन आपके हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं।
ह्यूमस की प्रकृति पीएच मान पर आधारित होती है। ह्यूमस का जो नेचर है वो किस पर आधारित होता है भाई? पीएच पर आधारित होता है। ये बात को हम आगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पीएच पर आधारित होता है। ठीक है, देखो मृदा की अत्यधिक अम्लीय अवस्था में ह्यूमस पर H+ आयन दृढ़ता पूर्वक व्यवस्थित रहते हैं। अब भाई अम्ल के मान ज्यादा है तो अम्ल में आपको पता है कौन से आयन ज्यादा होंगे? H+ आयन ज्यादा होंगे। तो ह्यूमस पर जो H+ आयन है वो दृढ़ता पूर्वक क्या है? व्यवस्थित रहते हैं, जिससे अन्य धनायनों द्वारा इसका सरलता पूर्वक प्रतिस्थापन नहीं किया जाता। अब मिट्टी कैसी है? अम्लीय। तो ह्यूमस के ऊपर जो आपके धनायन है, जो H+ आयन है, वो क्या है? दृढ़ता पूर्वक जमे हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक इसके ऊपर जमे हुए हैं। तो इनका आसानी से, इन H+ आयनों का क्या है? आसानी से प्रतिस्थापन नहीं होता। कब? जब आपकी मिट्टी कैसी हो? अम्लीय हो। और अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो पीएच के मान बताओ कैसे होंगे? पीएच के मान आपके कम होंगे। ठीक है, मैं आपको एक पीएच का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। पीएच क्या बताता है भाई? आपको बताता है अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता के मान आपको बताता है। ठीक है, पीएच जो स्केल है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से 14 तक होती है। वैसे आगे आने वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर यहाँ जब बात हुई है पीएच की तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जो पीएच का पैमाना है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अगर पीएच के मान आपके 0 से 7 के बीच हैं तो वो कैसा होगा? आपका अम्लीय होगा। कैसा होगा बच्चों? अम्लीय होगा। अगर पीएच के मान आपके 0 हैं तो वो आपके लिए कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर मैं कहूं कि पीएच के मान आपके 7 से लेकर 14 हैं तो वो कैसा होगा? वो आपका क्षारीय होगा। कैसा होगा बच्चों? क्षारीय होगा। ठीक है, तो पीएच के मान आपके कम कब होंगे? जब मिट्टी कैसी हो? आपकी अम्लीय हो। यानी H+ आयन तब आपके प्रतिस्थापित नहीं होंगे जब पीएच के मान कम हो। ठीक है, अगर पीएच के मान कम होंगे, जैसे मैं बोलूं पीएच का मान 1 है, पीएच का मान 2 है, पीएच का मान 3 है, 4 है, तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? अम्लीय श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे क्या बोला? मृदा की क्षारीय अवस्था में कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित H+ आयन का आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी कैसी होगी? क्षारीय है, तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह ये होता है। तो इसमें से जो उपस्थित जो H+ आयन उपस्थित है उसका क्या हो जाएगा? आयनीकरण हो जाएगा। यानी अगर मैं इनको आयनीकृत कर दूं तो देखो मैं आपको एक सेकेंड बता भी देता हूं। अगर मैं इसको आयनीकृत करूं तो आपका क्या बनेगा? COO- और क्या बनेगा? आपका H+ आयन बनेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब मिट्टी आपकी कैसी हो? क्षारीय हो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब देखो भाई, आपका क्वेश्चन बन सकता है इस बार आपका क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में कि अकार्बनिक और कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स में क्या कीजिए? अंतर कीजिए। मेरी तरफ से आप इसको स्टार लगा के इंपोर्टेंट रखोगे। इस साल आपको पूछ सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 सालों के अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपसे केवल पंक्ति संरचना पूछी है उसने। ठीक है, आपसे कैओलिनाइट की पंक्ति संरचना पूछ ली है, आपसे मोंटमोरिलोनाइट की पंक्ति संरचना भी पूछ ली है, इलाइट की नहीं पूछी है। तो हो सकता है इलाइट की पंक्ति संरचना पूछ ले, या इस बार अलग ही पूछ ले, आपसे पूछ ले कि कार्बनिक कॉलॉइड्स और अकार्बनिक कॉलॉइड्स में अंतर दीजिए, और इसी को रख दे आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो याद रखना, इंपोर्टेंट है भाई, 2021 के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर 2021। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें सिलिकेट मृतिका आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। जब हमने वर्गीकृत किया था तभी हमने पढ़ लिया था कि अकार्बनिक कॉलॉइड्स हैं तो उसमें सिलिकेट मृतिका आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होंगे, और इसके अंदर क्या होगा? ह्यूमस होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप भूल गए हैं तो ऊपर जाके दोबारा से देख लो भाई। आपने पढ़ा था, अरे बोलो, यही तो पढ़ा था कि अकार्बनिक कॉलॉइड्स में क्या होगा? सिलिकेट क्ले होगा, आयरन होगा और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होंगे, जबकि कार्बनिक कॉलॉइड्स के अंतर्गत क्या होगा? ह्यूमस होगा। पहला अंतर यहीं से क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप। ठीक है, और इसके बाद देखो दूसरा अंतर क्या है कि इसकी संरचना में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होते हैं। अब आपको पता है सिलिका है तो सिलिका में क्या होगा? SiO2 होगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम तो होगा ही। ठीक है, और आपके आयरन भी आ रहा है, आयरन के भी क्या आ रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं, ऑक्साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया। यानी इसके अंतर्गत कितने तत्व आते हैं? 4। कौन कौन से? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमस है उसमें अधिकांश मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? अधिकांश मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? CHO। यानी ह्यूमस का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, देखो। ठीक है, ये लिख भी रखा है कि इसमें प्रमुखतः कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जो ह्यूमस का निर्माण है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। ठीक है, आगे देखो।
तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है कि ये खनिज पदार्थ होते हैं। ये कैसे होते हैं? खनिज पदार्थ। और जबकि ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ भाई सीधी सीधी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन आ गए तो कार्बनिक पदार्थ हो गए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ की भी डेफिनेशन दे देता हूं। ठीक है भाई, देख लेना एक बार, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूं यहाँ आपको। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगी। कार्बनिक और अकार्बनिक में बच्चों को सिर्फ इतना ही लगता है कि अगर कार्बन है तो कार्बनिक पदार्थ है और कार्बन नहीं है तो वो कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ है। जबकि ये डेफिनेशन आपकी सरासर गलत है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ आप किसको कहोगे? देखो, अब से ध्यान रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूं आपके लिए, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलोगे? कार्बन से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो कार्बनिक पदार्थ होगा। कार्बन से अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हो तो भी वो कार्बनिक पदार्थ होगा। और कार्बन से अगर डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हो, डायरेक्ट Cl जुड़ा हो तो वो भी कैसा होगा? आपका कार्बनिक पदार्थ ही होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या CO2 कार्बनिक पदार्थ है? एक सेकेंड, क्या CO2 कार्बनिक पदार्थ है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि कार्बन ना ही डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा है, ना ही कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ना ही कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा है भाई? क्लोरीन से जुड़ा है। लेकिन मैं आपसे कहूं क्या CCl4 आपका कार्बनिक पदार्थ है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि जो कार्बन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे कहूं कि क्या आपका यूरिया कार्बनिक पदार्थ है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। और NH2CONH2 जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन जो है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है, इस वजह से ये भी हमारा कैसा है? कार्बनिक पदार्थ है। तो आज से क्या डेफिनेशन याद रखोगे कार्बनिक पदार्थ की? कि कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हो, कार्बन क्लोरीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, या कार्बन आपका नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, चलो ये तो कुछ एडिशनल जानकारी, कुछ अतिरिक्त ज्ञान हो गया आपके लिए। आगे की बात करते हैं भाई। ठीक है, चौथा देखो, धनायनिक विनिमय क्षमता एवं जल धारण क्षमता कैसी होती है? इनकी कम होती है। किससे? ह्यूमस से। ठीक है, ह्यूमस में जो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है और वाटर होल्डिंग जल धारण क्षमता है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट बड़ा आसान हो गया कि इसमें धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता के मान कैसे होते हैं भाई? ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहां देखो, इसमें जो ऋणायन का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? आपका OH- है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह है। इसमें जो ऋणायन का जो स्रोत है वो क्या है? OH- है, हाइड्रोक्सिल समूह है। जबकि जो आपके ह्यूमस में जो ऋणायन के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? 3 स्रोत हैं भाई आपके। एक तो आपका कार्बोक्सिलिक हो सकता है, COOH हो सकता है, आपका हाइड्रोक्सिल समूह हो सकता है, OH- हो सकता है, और आपका फिनोलिक समूह हो सकता है। ठीक है, अब फिनोल की मैं आपको थोड़ी सी संरचना बता देता हूं कि फिनोल की संरचना क्या है। फिनोल की संरचना भाई ये है। ठीक है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या है? OH। ये किसकी संरचना है? ये फिनोल की संरचना है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से समूह हो सकते हैं? आपके कार्बोक्सिलिक समूह हो सकते हैं, आपके हाइड्रोक्सिल समूह हो सकते हैं, और आपके फिनोलिक समूह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऋणायन के 3 स्रोत होंगे। जबकि यहाँ पर सिलिका के अंदर, या मैं कहूँ कि जो अकार्बनिक कॉलॉइड्स हैं उनके अंदर जो स्रोत है वो केवल एक ही होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे देखो, आगे वाला पॉइंट मस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की धनायन विनिमय क्षमता के मान दीजिए। तो अकार्बनिक कॉलॉइड्स की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है? 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कितनी है? 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। आपसे पूछ ले ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता के मान दीजिए, तो ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है, या मैं कहूं जो कार्बनिक कॉलॉइड्स है उसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है? 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कितनी है? 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कितने अंतर पढ़े? आपने अंतर पढ़े हैं 6। पहला तो हो गया कि भाई इसमें सिलिकेट आएगा, मृतिका, आयरन, और आपके क्या आएंगे? एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड आएंगे। और इसके अंदर क्या आएगा? ह्यूमस आएगा। इसके अंदर आपके 4 तत्व थे, सिलिकॉन था, एल्यूमिनियम था, आयरन था, ऑक्सीजन था। और इसके अंदर आपका केवल कितने तत्व थे? 3। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता के मान इसमें कम, और ह्यूमस में इनके मान या कार्बनिक कॉलॉइड्स में इनके मान कैसे होते हैं? ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा आपने कि ये खनिज पदार्थ होते हैं, यहाँ क्या लिखा कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला क्या बोला कि ऋणायन के स्रोत इसमें OH- है, जबकि वहां पर कौन था? कार्बोक्सिलिक था, COOH था, OH था, और फिनोलिक था। फिनोलिक की संरचना, फिनोल समूह की संरचना क्या होती है मैंने आपको बता दी। ठीक है,
यहां पर अकार्बनिक कॉलर्ट्स की जो धनायन उन्मुख क्षमता है वो कितनी है, 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और जबकि कार्बनिक कॉलर्ट्स की धनायन उन्मुख क्षमता कितनी है, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई। अब मैं सोच तो ऐसे रहा था कि आज इसमें ही आपका लास्ट लेक्चर कर दूंगा, लेकिन ये लेक्चर आपका लगभग काफ़ी हो गया, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक का 25 से ज़्यादा ही मिनट आपका ये लेक्चर हो गया। तो कहने का मतलब हम इस लेक्चर को अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस लेक्चर को ख़त्म भी कर देंगे, साथ में जो आपके क्वेश्चन हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं कि आपके 2018 और 19 में जो क्वेश्चन आए थे उनको बता भी दिया, आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पे भी देख लो। आपको कैओलिनाइट की संरचना पूछ ली है और आपको मोंटमोरिलोनाइट की संरचना पूछ ली है, पंक्ति संरचना, कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो हो सकता है आपको इस साल क्या पूछ ले, इस साल आपको इलाइट की पंक्ति संरचना पूछ ले, या आपको सीधा सीधा 2 नंबर में पूछ ले कि अकार्बनिक कॉलर्ट्स और कार्बनिक कॉलर्ट्स में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या और कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आगे एक लेक्चर और इसमें कंटिन्यूअस करेंगे, इसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में साथ के साथ कर देंगे। ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया हो तो एक लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, और कमेंट्स करके भाई बता दो कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, आपको पसंद आ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो उसको बताओ, क्योंकि उससे क्या है, हमें भी पता चलता है, हमें भी उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और आगे और बढ़िया तरीके से और नई नई ट्रिक्स लाके मैं आपको कैसे समझा सकता हूं उस पर और मेहनत करूंगा। ठीक है, तो आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी तरह अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।